हेलो दोस्तों, आरबीएल बैंक के बारे में बात करेंगे। न्यूज आपको पता ही है कि आरबीआई ने अपॉइंट किया है एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड में। जो पुराने सीईओ थे अचानक से उनको लीव में उनको भेज दिया गया है और जो नए सीईओ है उन्होंने अचानक से, ये पूरा सब वीकेंड में ही हुआ है, नए सीईओ आज से ही काम में लग गए हैं। लेकिन मैं न्यूज पर फोकस नहीं करूंगा, मैं यहां प्रोसेस पर फोकस करूंगा। दो चीजों पर करूंगा। पहला कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कैसे आरबीएल बैंक को अवॉइड किया, और दूसरी चीज कि अगर समझ लीजिए आपके पोर्टफोलियो में आरबीएल बैंक है तो कैसे कम लॉस हो, उसके बारे में फोकस करूंगा। तो अगर आपने समझ लीजिए भविष्य में भी आपको कोई स्टॉक लेना हो तो ये मुझे लगता है ये जो थीसिस है, एनालिसिस है, आपको हेल्प जरूर करेगी। अब देखिए बहुत बार क्या होता है जब हम न्यूज चैनल देखते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस की भी आप बात कर सकते हैं या फिर ट्वीट पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो हम टेम्पटेड हो जाते हैं कि भाई अब तो स्टॉक लेना ही है। कोई एनालिस्ट बोल रहा होता है इसका 200 का टारगेट है, ये टिप है, जबरदस्त चलेगा। अब उसमें क्या होता है, हम टेम्प्ट हो जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं अब ये स्टॉक ले ही लेना चाहिए, नहीं तो ये तो गाड़ी छूट रही है। बहुत सारे नैरेटिव भी दिए जाते हैं, जैसे टर्न अराउंड है, अरे 687 आप देख सकते हैं, आपको कहा जाएगा अरे 687 का इसका स्टॉक प्राइस था मई 2019 में, 400 चला गया और कितना नीचे गिरेगा, 300 चला गया है और कितना नीचे गिरेगा, 200 चला गया है और कितना नीचे गिरेगा। तो आप भी सोचेंगे कि देखिए कितना टर्न अराउंड इसमें यहां हो सकता है। कोई कहेगा हाई ग्रोथ, बहुत पोटेंशियल है, स्टॉक गिर गया है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स से आपको टेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन हमेशा से मेरा फोकस है कि एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉइज और नो एनालिसिस बहुत रिस्की हो जाता है। अब आरबीएल बैंक के केस में हम आते हैं। देखिए जब ये पेंडेमिक आया था तो ये जो पूरा जो सेक्टर है उस पर मैं कॉशस हो गया था। लाइव स्ट्रीम में आप जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, तो जब भी बैंक्स की बात होती है तो हमेशा मैं वही कहता हूं कि अभी स्टेबल क्वालिटी लेंडर्स के पास ही रहना चाहिए, जहां पर जो लार्ज कैप है, मोस्टली सब लार्ज कैप्स है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी था। अब देखिए क्योंकि बहुत सारा जो चैलेंज था बैंक्स के लिए वो था कलेक्शन, और आरबीएल बैंक का एक बड़ा पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस में, माइक्रो फाइनेंस में रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरा, अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो आरबीएल बैंक का बहुत ज्यादा है। नंबर्स के साथ बात करता हूं, आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा। ये देखिए, ये वाला आप डेटा देखिए, ये है आरबीएल बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो। रिटेल लोन मतलब जो आपको हमको लोन देती है, ठीक है। उसमें आप देखिए 40% क्रेडिट कार्ड है, 40% क्रेडिट कार्ड पूरा अनसिक्योर्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड उन्होंने बांट दिए, लेकिन वहां से पैसा भी तो आना चाहिए। दूसरा, माइक्रो बैंकिंग मतलब जो रूरल जो बैंकिंग है, माइक्रो फाइनेंस है। माइक्रो फाइनेंस अपने में रिस्की है, हमने देखा ही है, चाहे वो उज्जीवन का केस हो, यहां तक कि बंधन की भी हम देखते हैं कि स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां किसी की थीसिस ये भी हो सकती है कि रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है, तो वो उस चीज को भी मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आरबीएल के केस में क्या हुआ, होलसेल जो बड़ी लोन्स थी वो खराब होना शुरू किया 2020 पेंडेमिक से पहले, तो उन्होंने रिटेल में फोकस किया, लेकिन रिटेल में भी खराब होना शुरू हो गया। वो एग्रेसिव ग्रोथ कर रहे थे लेकिन अनसिक्योर्ड में कर रहे थे, अनसिक्योर्ड में रिस्क ज्यादा होते हैं। अब ये देखिए, अब ये डेटा आरबीएल का नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। अगेन, ना ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं, ना आरबीएल के बारे में कुछ कह रहा हूं। आप स्टेट बैंक का ये जो डेटा है सिर्फ यहीं पर ही फोकस करिए। होम लोन्स इन सब लोन्स से कितना ज्यादा बड़ा है, देखिए 5 लाख करोड़ इतना बड़ा है, और जो नियरेस्ट है वो 2 लाख करोड़ है। तो होम लोन्स क्या है, सिक्योर्ड लोन्स है, वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है जो डिफॉल्ट की बहुत कम रहती है। दूसरी, ये एक्सप्रेस क्रेडिट है, ये सैलरीड लोगों को लोन दी जाती है। तो सैलरीड है जिनके पास स्टेबल कैश फ्लो आने वाला है अगले 10 20 30 जब तक उनकी जॉब चलेगी, तो उनके लिए रिस्क भी कम हो जाता है। तो रिस्क कहां पर है उनके लिए, बाकी सब सेगमेंट में। लेकिन आप देख सकते हैं मैक्सिमम रिस्क स्टेट बैंक ने इन्हीं दोनों पर मैनेज कर दिया है। लेकिन आप आरबीएल बैंक के केस में देखिए, क्रेडिट कार्ड में है, माइक्रो फाइनेंस में है, जो कि टोटल अनसिक्योर्ड है, तो ये आपके लिए रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है स्टेट बैंक की तुलना में। दूसरा, ये एनपीए के डेटा है, बहुत सारे नंबर से आपके साथ, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर टोटल 4.34% ग्रॉस एनपीए था, जो कि 5.40 बढ़ गया मार्च से सितंबर में। आप नेट एनपीए देख सकते हैं लगभग बराबर ही है। तो एनपीए जो है बढ़ रहा है तो उतना पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज है
अगर एनपीए घट रहा हो तो उसको आप फिर भी पॉजिटिव मान सकते हैं। तो ये एक चीज थी। अगली चीज जो मैं जरूर देखता हूं वो है म्यूचुअल फंड की ओनरशिप। देखिए, म्यूचुअल फंड्स ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्टॉक समझ लीजिए खरीद लिया है तो आपने गलती कर ली है, ऐसा दुखी नहीं होना है। म्यूचुअल फंड्स ने भी खरीदा है। देखिए, जैसे एचडीएफसी मिड कैप है, लेकिन उनके एयूएम का 0.78% है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, उनके एयूएम का 1.35 है। कोटक फ्लेक्सी कैप 0.32, मतलब 100 रुपए में से 32 पैसा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। फ्रैंकलिन 1.33%, निपॉन स्मॉल कैप 0.56। तो खरीदा है, लेकिन आप सिर्फ एलोकेशन देखिए। एलोकेशन मैक्सिमम केस में क्या है, 1.5% से भी कम है पोर्टफोलियो में। और ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बड़ा लेसन है। पहली चीज, आरबीएल बैंक मिड कैप थी, स्टॉक गिरा तो अब तो स्मॉल कैप के आसपास ही आ गई है। तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। जब रिस्क बहुत ज्यादा रहता है तो एसेट एलोकेशन बहुत करें। बहुत लोग पेनी स्टॉक के पीछे जाते हैं, बहुत लोग शॉर्ट जो स्मॉल कैप्स के पीछे जाते हैं, जाइए, लेकिन रिस्क को संभाल के जाइए। आपके पास समझ लीजिए 10 लाख रुपए हैं, किसी स्मॉल कैप में 5 लाख डाल दिया तो बहुत रिस्क हो जाएगा। बात वही है। तो वही फंड मैनेजर्स ने भी लिया है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता किसी भी फंड मैनेजर को कोई फर्क पड़ेगा। ये 0.78% है, थोड़ा बहुत कम होगा, बाकी जो स्टॉक्स है थोड़ा बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन समझ लीजिए ये 0.78 की जगह 10% होता तो फिर फंड कितना बुरी तरीके से परफॉर्म करता। तो इसीलिए वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आरबीएल बैंक, समझ लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 लाख में 1% होता है, समझ लीजिए 10,000 रुपया। 10,000 है तो ठीक है, आपने लॉस किया, लर्निंग करेंगे, आप लर्निंग लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन 10 लाख में अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है आरबीएल बैंक में, 10% है, तो आपने रिस्क बहुत ज्यादा लिया है। डेटा जरूर कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है, लेकिन हाई रिस्क है तो पूरी पूंजी तो उसमें डालना सही नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए। तो ये रिस्की हो जाएगा। आपको वैल्यू मिल रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, दूसरी चीज है, ये पोर्टफोलियो में इंटर अगर हो भी गया है तो भी मुझे नहीं लगता खराब है। लेसन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंपेलिंग रीजन, आज तो आरबीआई ने कह दिया इसलिए सब लोग खराब बोल रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले क्या कोई खराब बोलता? नहीं बोलता, क्योंकि वैल्यूएशन इसके कम, बहुत ही कम थे। ग्रोथ, हाई ग्रोथ का इसके पोटेंशियल थे। तो ये सब चीजें थी। तो कोई, मैं नहीं बोलता हूं कोई सही है या कोई गलत है, सबका एक प्रोसेस होना चाहिए। तो एक प्रोसेस में अगर आप स्टिक करके रहेंगे, अवॉइड कर सकते हैं। अब मैंने कैसे अवॉइड किया? म्यूचुअल फंड्स के डेटा देखे थे। दूसरा, मैं कोविड के टाइम में पहले से ही जो स्मॉल कैप मिड कैप की जो बैंक्स थी वहां पर मैं पहले से ही बहुत ही कॉशियस हो गया था। मैंने हाथ जलाए हुए हैं, आज नहीं 5-6 साल पहले जलाए हुए हैं हाथ। तो उन सब एक्सपीरियंसेस ने मुझे कम से कम बचाया। अगली चीज ये है इकरा की रेटिंग मैंने रिपोर्ट में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि रेटिंग में ऑलरेडी उन्होंने चैलेंजेस के बारे में कहा ही है कि इनकी जो बुक है बहुत बड़ा चीज है। मैं इनको जस्ट बता देता हूं आपको कि रिटेल बुक में बहुत बड़ा अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो वो एक रिस्क है। अनसिक्योर्ड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो लास्ट में, क्या मेरे पोर्टफोलियो में भविष्य में क्या लॉस मेकिंग स्टॉक नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। मैंने उज्जीवन का एग्जांपल दिया ही था, कुछ महीनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। तो मैंने भी गलतियां की है, गलतियां भविष्य में भी होगी। आरबीएल आज नहीं आया, कुछ और आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? एसेट एलोकेशन। मेरे पोर्टफोलियो का 0.1% है, शायद कोई फर्क भी ना पड़े। कितना मैं रिस्क मिनिमाइज कर सकता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। आपके पोर्टफोलियो में 20% है तो शायद रात को नींद भी ना आए, लेकिन 0.2% है, 1% है तो शायद कोई चिंता नहीं है। तो भविष्य में भी ऐसे बहुत केसेस आएंगे। आरबीएल एक है, और मैं नहीं कहता आरबीएल टर्न अराउंड नहीं करेगा, कर भी सकता है। बट अभी क्या इंटर करना चाहिए? शायद आपका प्रश्न ये भी हो सकता है। मुझे लगता है बहुत रिस्की है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर चाकू ऊपर से नीचे जा रहा है तो थोड़ा दूर रहना ही ज्यादा सही है। चीजें अगर संभल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रिस्क है। तो इसीलिए मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी भी कल आरबीएल बन सकती है, बट आज क्या हमको क्लैरिटी है? नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं है तो क्यों अंधेरे में तीर मारना? तो वो एक रिस्क है। तो इसीलिए रिस्क को मिनिमाइज करना एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, क्राइटेरिया होना चाहिए। न्यूज को जितना अवॉइड कर सके। किसी ने खबर उड़ा दी झुंझुनवाला जी ले रहे हैं, किसी ने खबर कुछ और उड़ा दी, तो सिर्फ न्यूज ही है। जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक
विश्वास नहीं करना चाहिए, न्यूज नॉइज से दूर रहना चाहिए, एनालिसिस जितनी हो सके अपने से हम कर सके, अपना कन्विक्शन जब डेवलप कर सके तो मुझे लगता है हम अच्छा कर सकते हैं विद प्रॉपर एसेट एलोकेशन। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।